तो आप सबों को मेरी ओर से बेस्ट एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लासेज बाय मास्टर गुड्डू की ओर से सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज मेरे द्वारा झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2026 को इंटरमीडिएट की आर्ट्स का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से विषय ज्योग्राफी का संपन्न हुआ। मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी लोग अपने अपने जो एग्ज़ाम लिखे हुए हैं उनसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही आप मिलान कर सकते हैं। और सब्जेक्टिव के बारे में तो मैं उतना ज़्यादा अभी भी डिटेल्स नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी उसके प्रश्न को मैं अपलोड कर दिया हूं। आप चाहे तो इसको देख सकते हैं और घर में अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, आज का प्रश्न आप सबों को स्टार्ट करने से पहले, आप सबों के बीच रखने से पहले मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मेरा मनोबल आगे बढ़ता रहे और आप लोगों को जानकारी देने में मुझे सुविधा हो सके। इसके लिए आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जितने लोग अभी तक सब्सक्राइब किए हुए हैं, लाइक किए हैं, इसी प्रकार से मेरा मनोबल बढ़ाते रहें आप लोग। तो चलिए, आज का विषय भूगोल विषय में आप लोगों को इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2026 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पुनः मैं प्रश्न भाग 1 का जो है प्रश्न संख्या 1 पढ़ता हूँ और आप लोग इसका आंसर आप देख सकते हैं। मैं जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा मैं कलम का भी यूज करूँगा। जैसे कि देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है एंथ्रोपोजियोग्राफिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो बता देना चाहते हैं, एंथ्रोपोजियोग्राफिया नामक पुस्तक जो है फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखे थे। इसका सही जवाब जो होगा वो फ्रेडरिक रेटजेल होगा। कौन सा होगा विद्यार्थी? फ्रेडरिक रेटजेल। इसका सही जवाब है फ्रेडरिक रेटजेल। ये क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है फ्रेडरिक रेटजेल। बता देना चाहते हैं जानकारी के लिए कि फ्रेडरिक रेटजेल को विशेष रूप से आधुनिक समय में मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 कि किस कारण से पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है? तो आप सबों को जानकारी देना चाहते हैं कि जनसंख्या घनत्व डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और जितना लोग रहेंगे उसको प्रति 1 वर्ग किलोमीटर से डिवाइड करके जो है हम लोग जनसंख्या घनत्व को निकाल सकते हैं। इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व को विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कम होने का कारण क्या हो सकता है? तो उसका प्रश्न का पहला आंसर क्या है? ए, कठोर जलवायु व दुर्गम स्थलाकृति। ठीक है, इसका कठोर जलवायु व दुर्गम स्थलाकृति सही जवाब है। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3, आप देखें क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो ए ऑप्शन है जन्म दर हाई होना, उच्च जन्म दर। दूसरा है बी ऑप्शन में मृत्यु दर में कमी आना। और तीसरा सी ऑप्शन में है स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होना। तो जहाँ तक देख रहे हैं ऑप्शन से ये स्पष्ट पता चल रहा है कि इसमें उच्च जन्म दर भी है, मृत्यु दर में कमी है और स्वास्थ्य सुविधाओं का सुधार है। इन तीनों के कारणों से हमारे जनसंख्या विस्फोट का कारण बनता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपका कि वाणिज्यिक पशुपालन की मुख्य विशेषता क्या है? तो वाणिज्यिक पशुपालन क्या है? वाणिज्यिक पशुपालन क्या होता है? आधुनिक तरीके ढंग से क्या करना, कृषि करने और पशुपालन करने की विधि को वाणिज्यिक कृषि के रूप में जाना जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार करना। ठीक है, वाणिज्य का अर्थ ही है व्यापार करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? वो होगा बी, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक से खेती करना। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर होगा आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन से फल भूमध्य सागरीय कृषि में उगाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से फल जो हैं
वो भूमध्य सागरीय कृषि में उगाए जाते हैं। तो भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता थोड़ा सा बता देना चाहते हैं आप लोगों को दोस्तों। ये भूमध्य सागरीय कृषि होता कहाँ पे है? तो भूमध्य सागरीय कृषि भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में, कैलिफोर्निया में, चिली में। वो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र कौन कौन से होंगे? तो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र होंगे इटली होगा, फ्रांस होगा, स्पेन होगा, यूनान होगा। इसके अलावा अफ्रीका के तट जो होते हैं उन सभी क्षेत्रों में जो है वो भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जहाँ जहाँ भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाएगी वहाँ पर भूमध्य सागरीय कृषि का विशेष रूप से विकास होगा। और भूमध्य सागरीय कृषि में भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में खास करके रसीले फलों करके खट्टे रसेदार फलों का काफ़ी अधिक मात्रा में कृषि की जाती है। इसी के तौर पर इसी में एक फसल है आपका फल के रूप में अंजीर और जैतून। इसका सही जवाब होगा अंजीर और जैतून। ये आपका सही जवाब है जिसका कृषि में मुख्य रूप से इसका खेती किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग का उदाहरण है? कुटीर उद्योग एक छोटा उद्योग होता है विद्यार्थियों, और काफ़ी छोटा उद्योग में कम पूंजी की आवश्यकता होती है, जो घर में रह कर के भी छोटे से झोपड़ी में भी आप क्या कर सकते हैं, इन छोटे छोटे उद्योगों को संचालन कर सकते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहारगिरी का कार्य करना, बढ़ई का कार्य करना, छोटे छोटे हथकरघा प्रकार के जो भी उद्योग है, टोकरी बुनना, कई तरह के छोटे छोटे उद्योग आते हैं इसके अंतर्गत जिसे कुटीर उद्योग में शामिल किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा हथकरघा बुनाई उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों वो प्रश्न संख्या अभी था 6, अगला प्रश्न संख्या है 7। प्रश्न संख्या क्या कहता है कि निम्नलिखित में से ठीक है कौन सा सेवा कार्य नहीं है? सेवा कार्य जो होता है थर्ड सेक्टर में होता है। फर्स्ट सेक्टर में सबको पता है दोस्तों कि फर्स्ट सेक्टर जो होता है वो कृषि से, भूमि से जुड़ी हुई संबंधित कार्य होते हैं। सेकंड सेक्टर में उद्योग से जुड़े हुए कार्य होते हैं, और थर्ड सेक्टर में सर्विस सेक्टर को शामिल किया जाता है। तो सर्विस सेक्टर में कौन नहीं है? पर्यटन सर्विस सेक्टर है, बैंकिंग सर्विस सेक्टर है, अध्यापन यानी टीचिंग लाइन वो भी सर्विस सेक्टर है, खेती जो अभी बताएं भूमि से जुड़ा हुआ हो वो खेती हो गया, यानी कृषि करना, खनन क्रिया करना, पशुपालन करना, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसका सही जवाब होगा खेती जो है वो तृतीयक क्षेत्र में नहीं है, थर्ड सेक्टर में नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि चतुर्थक गतिविधियां का उदाहरण है। ठीक है, चतुर्थक गतिविधि मतलब फोर्थ सेक्टर में विशेष रूप से अनुसंधान वगैरह का कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी का कार्य, परामर्श सेवाएं का कार्य संपन्न होते हैं। यानी इसके उदाहरण कौन कौन है? वैज्ञानिक अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी, परामर्श सेवाएं, ये तीनों सही है। इस आधार पर इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th नंबर, पनामा कैनाल। ठीक है, पनामा जो नहर है वो जोड़ता है, पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी बता देना चाहते हैं। पनामा नहर जो है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीचों बीच में एक पनामा देश पड़ता है। पनामा देश जो है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ एक देश है पनामा देश। उसी पनामा देश में आप यहाँ पे देखेंगे मैप से थोड़ा सा हम आपको खाली शॉर्ट जानकारी देना चाहते हैं कि ये आपको थोड़ा सा देखिएगा, ये है आपका यहाँ पे, और फिर यहीं से शुरू हो जाता है, ये आपका उत्तरी अमेरिका ये है, और ये नीचे दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका है। तो यहाँ जो देश है, आप ब्लू कलर से थोड़ा यूज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं कलर को, यहाँ जो देश देख रहे हैं वो देश है पनामा। इधर है अटलांटिक ओशियन, ठीक है, अटलांटिक है महासागर, और इधर है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन है।
ठीक है। इन दोनों के बीच पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के बीच में यहाँ एक देश है पनामा देश। उसी पनामा देश को काट करके जो है दोनों को, इन दोनों से जब जाता था, इधर से कोई भी जहाज़ जाता था तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए दक्षिण अमेरिका से गुजरना पड़ता था और तब यहाँ जाता था। न्यूयॉर्क सिटी वगैरह जाता था और उसके बाद वाशिंगटन डीसी वगैरह जाता था। यानी यहाँ से घूम करके काफ़ी जाना पड़ता था समुद्री मार्ग से, जो लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता था। लेकिन ये मात्र 82 किलोमीटर 82 किलोमीटर की एक बीच में नहर की खुदाई कर दिया गया पनामा देश में, जिसका नाम रखा गया पनामा नहर। ये पनामा नहर जो है, यही पनामा नहर इन दोनों को, अटलांटिक को और प्रशांत को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, जिससे ये 8000 किलोमीटर की दूरी कम हो गया। ये विशेष रूप से कब हुआ था स्थापित, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये 1914 में पनामा नहर जो है कब खोला गया था व्यापारिक दृष्टिकोण से, 1914 में खोला गया था। और विशेष इसका जो आंसर होगा किसको किसको जोड़ती है, तो अभी बताएं आपको, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। ये है आंसर इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है भारत में स्वर्ण चतुर्भुज सड़क परियोजना किन शहरों को जोड़ती है। स्वर्णिम चतुर्भुज जिसको कहते हैं, वो सड़क किन किन शहरों को जोड़ती है। तो आपको जानकारी के लिए बताना चाहते हैं विद्यार्थियों, स्वर्णिम चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है। तो 4 भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति है उसे चतुर्भुज कहा जाता है। तो उत्तर में, नॉर्थ में देखेंगे, यहाँ नॉर्थ में जो है वो दिल्ली है। कौन सा शहर है, दिल्ली। यहाँ पश्चिमी साइड में देखेंगे, वेस्ट साइड में, वहाँ है मुंबई, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, यहाँ पे से चेन्नई और यहाँ कोलकाता, ठीक है, ईस्ट साइड में। तो इन चारों महानगरों को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है जो 6 लेन हाईवा और 8 लेन 6 लेन और 8 लेन हाईवा नहीं, सड़कें होती है। 6 लेन की सड़कें और 8 लेन की सड़कें होती है, जो आपस में ये सभी शहर कंडक्ट हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, जिससे क्या होते हैं, हमेशा भारत के व्यापारिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं, एक आधार स्तंभ माना जाता है भारत के। तो ये किन किन महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। जहाँ ऑप्शन होगा आप देख सकते हैं कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 में है, बहुपक्षीय व्यापार का अर्थ है। बहुपक्षीय व्यापार का अर्थ व्यापार किसके किसके बीच होता है। बहुपक्षीय व्यापार कई देशों के साथ होता है। कई देश मतलब एक देश से भी अनेक। जैसे क्या है बहुपक्षीय, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसको कहा जाता है, एक देश से दूसरे देश के साथ में करते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ। जैसे भारत और अमेरिका के बीच में अगर कर रहा है, भारत और रूस के बीच में व्यापार हो रहा है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। बहुपक्षीय व्यापार भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, परंतु एक देश के साथ में व्यापार नहीं करना, बल्कि कई देशों के साथ में व्यापार करना। भारत जैसे यूएसए के साथ में भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी, जर्मनी के साथ, फ्रांस के साथ, स्विट्ज़रलैंड के साथ, रूस के साथ, चीन के साथ, अन्य बहुत सारे देशों के साथ में व्यापार करता है। ऐसे ही व्यापार को बहुपक्षीय व्यापार के नाम से जाना जाता है, जो कई देशों के बीच होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, कई देशों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में शहरीकरण का अर्थ है। क्वेश्चन है शहरीकरण। शहरीकरण क्या होता है कि गाँवों का शहरों में बदलना। गाँव का शहरों में बदलना, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। निम्नलिखित बोला है, तो इसे क्वेश्चन को ऑप्शन से चलना पड़ेगा। अब ये मत समझिएगा कि हम सभी लोग जानते हैं भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगर वहाँ नहीं ऑप्शन रहे
तो आप फंस जाइएगा। इसलिए ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित राज्य में, तो निम्नलिखित राज्य में उत्तर प्रदेश भी दिया हुआ है, बिहार भी है, पश्चिम बंगाल भी है और महाराष्ट्र भी है। तो इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश है, क्योंकि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है ये, ठीक है, जहाँ लगभग 17.5% आबादी भारत का सिर्फ यूपी में निवास करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। एक देश से दूसरे देश में लोग जाते हैं, एक देश से दूसरे देशों में कभी भी कोई जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखें, उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। प्रवास तो होता ही है, प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना या आना, जो भी है, तो उसमें प्रवास है। लेकिन प्रवास के साथ साथ इसमें कहाँ जा रहा है, एक देश को दूसरे देश में जा रहा है एक देश से, तो इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का निर्माण कर रहा है। तो इसे सही जवाब होगा बी। अब प्रवास मुख्यतः बता देना चाहते हैं विद्यार्थियों, प्रवास मुख्यतः एक 3 टाइप्स में जानते हैं हम लोग, एक होता है प्रवास और एक होता है अप्रवास और एक होता है उत्प्रवास। प्रवास का अर्थ होता है जब कोई एक देश से, मान के चलिए ये है यहाँ बी है, ए से बी की ओर, ठीक है, अस्थायी रूप से नहीं बल्कि अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए ए जगह से बी जगह तक आता है और फिर यहाँ 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर रह करके फिर वापस अपने स्थान मूल निवास में चला जाता है, तो उसको प्रवास के नाम से जाना जाता है। जैसे सब जानते होंगे कि प्रवासी पक्षी भारत में आते हैं, जो साइबेरियन पक्षी होते हैं ठंडी ऋतु में, वह प्रवासी हैं, क्योंकि ठंडी ऋतु समाप्त हो जाएगा फिर इंडिया को छोड़ करके चले जाते हैं अपने क्षेत्र में, ठीक है, उसको प्रवास कहा जाता है। दूसरा होता है अप्रवास। अप्रवास का मतलब है कि एक जगह से दूसरे जगह कर आना, ठीक है, दूसरे देश से हमारे देश में जैसे कोई आता है, कोई मान के चलिए कि कनाडा देश के हैं नागरिक, वो इंडिया में आ रहे हैं और कुछ दिन रह करके यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ दिन रह करके पता चलता है 10 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 हो गया और यहाँ पे काफ़ी दिनों तक रह करके क्या करते हैं, यहाँ की नागरिकता को प्राप्त कर लेते हैं। तो नागरिकता जैसे ही प्राप्त हो जाता है तो यहाँ के वो नागरिक बन जाते हैं, ठीक है, अर्थात वो इंडियन हो जाते हैं, कनाडा से आकर के यहाँ बस गए, रहने लगे, तो उसको अप्रवास कहा जाता है, यानी आ करके बस जाना दूसरे देशों से अपने देश में, यानी हमारे भारत में या कोई देश से जहाँ से आ करके कोई बसता है दूसरे देश से अगला देश में, उसको अप्रवास। जबकि उत्प्रवास क्या होता है दोस्तों, वो उत्प्रवास होता है कि अपने से, जैसे इंडिया से कोई लोग जो हैं इंडिया से जा कर के अमेरिका में बस गए हैं, अमेरिका में जा कर के अस्थायी रूप से बस गए हैं जो, तो उसको कहा जाता है यहाँ से छोड़ करके चला गया दूसरे देश में जा कर के बस गया, इसका मतलब वो उत्प्रवास कहलाया। तो इसका सही जवाब जो होगा वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 प्रश्न नंबर क्या है कि भारत का कौन सा राज्य मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है। भारत का कौन सा राज्य है जो मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, जिसको कहते हैं HMI, ह्यूमन डेवलपमेंट HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको कहा जाता है, वो सबसे ऊपर किस राज्य का है। तो जो राज्य काफ़ी ज़्यादा साक्षरता दर में रहेगा वो निश्चित रूप से वहाँ का मानव विकास सूचकांक काफ़ी ऊपर रहेगा। तो इसमें केरल है, जिसका मानव विकास सूचकांक 0.758 से लेकर के 0.790 तक है। ये आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं 2025 अंतिम समय का, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब क्या होगा, केरल, सही जवाब केरल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन से से खनन नगर में है, ठीक है, खनन क्षेत्र कौन है। तो सब लोग जान रहे हैं कि रानीगंज, वो भी खनन क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। दूसरा बिझरिया, वो भी झारखंड के धनबाद में है, और खुद धनबाद जो है
झारखंड में है। ये सभी खनन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी। इसका सही जवाब क्या होगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कॉफ़ी मुख्यतः उगाई जाती है, ठीक है, यानी इन क्षेत्रों में जो दिखाया गया है उसमें सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन या सबसे अधिक खेती करने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस फसल में को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है? सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता कौन से फसल की है? तो इस पर फोकस करना है आपको। तो ध्यान देने की योग्य बातें हैं। तो निम्नलिखित पर जहाँ रहे तो वहाँ ऑप्शन से जाना पड़ेगा आपको। तो ऑप्शन क्या कह रहा है? जूट, गेहूँ, मक्का, दलहन। तो इसमें सबसे ज़्यादा है जूट देख रहे हैं। ये आपका कौन सी फसल है? खरीफ फसल में आता है। गेहूँ, मक्का और दलहन, मक्का भी खरीफ फसल है, परंतु ध्यान रखें मक्का को कम पानी में भी उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन गेहूँ तो रबी फसल के अंतर्गत आता है जिसे पानी की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से सर्वाधिक पानी की बात करेंगे। जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं सबसे अधिक पानी की ज़रूरत पड़ती है वो ईख, गन्ना जिसको कहते हैं। गन्ना उत्पादन के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, सभी फसलों में सबसे अधिक होती है। हम सभी लोग जानते हैं गन्ना एक ऐसा फसल है जो 13 महीने का समय लेता है उत्पादन में, यानी सबसे अधिक लंबे समय का भी लेता है। तो जहाँ लंबा समय लगेगा वहाँ पानी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है उसे, जिसके कारण से वो रसदार रस का निर्माण करता है अपने अंदर, और उसी के रस के उत्पादन करके क्या किया जाता है? गन्ने के रस से, ईख के रस से क्या बनाया जाता है? गुड़ का निर्माण होता है, ठीक है। तो गन्ना सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है गन्ना उत्पादन में। उसके बाद धान भी है और जूट भी है, लेकिन यहाँ निम्नलिखित है तो इससे सही जवाब मिलेगा आपको जूट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण की विधि है? यानी जल संरक्षण की विधि को जानना पड़ेगा हम लोगों को। जल संरक्षण का विधि क्या क्या हो सकता है? अत्यधिक सिंचाई, ये नहीं, ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो पानी की बचत तो होगा नहीं, वो तो नुकसान कर रहे हैं। वर्षा जल का संचयन, माने बारिश के पानी को रोक करके रखना, ठीक है, बारिश के जल को रोक करके रखना वर्षा जल का संचयन कहलाता है। वो हमारा जल संरक्षण की एक विधि है। जो कि अगला है वनों की कटाई, वो ऑप्शन ही गलत हो गया। इस प्रकार से सही जवाब होगा आपको वर्षा जल का संचयन। अगला प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, साइंस लेवल का क्वेश्चन है ये। इसका सही जवाब होगा लौह अयस्क। धात्विक खनिज, देखिए खनिजों को विशेष रूप से अलग अलग वर्गों में रखा गया है। एक जो होता है धात्विक खनिज होते हैं, एक अधात्विक खनिज होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं ऊर्जा खनिज। 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला चीज़ है धात्विक, ठीक है, एक अधात्विक और एक ऊर्जा खनिज, 3 वर्गों में रखा गया है। तो धात्विक खनिज जिसमें धातु का गुण होता है, मैग्नेट का गुण जिसमें पाया जाता हो, अधात्विक जिसमें अधातु का गुण पाया जाता हो, और ऊर्जा खनिज जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता हो। तो ये 3 टाइप्स के हैं। तो धात्विक खनिज में लौह अयस्क वगैरह आएगा, अधात्विक खनिज में कोयला आएगा, नमक आएगा, चूना पत्थर आएगा, ये सभी जो है बॉक्साइड नहीं बल्कि आपके अब्रक वगैरह हैं वो अधात्विक खनिज में आते हैं, जबकि धात्विक खनिज में लौह अयस्क हो जाएगा। ये सभी अधात्विक खनिज हैं। लौह अयस्क है, सोना है, एल्युमिनियम है, तांबा है, धातु का गुण जो रखता हो। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? लौह अयस्क, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, वो है अगला प्रश्न संख्या 21। 21 क्या कहता है कि कौन से शहर हथकरघा और पावरलूम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है? अर्थात वस्त्र की श्रेणी में जाना है हमको, वस्त्र वाला में। तो वस्त्र में वाराणसी जो यूपी में है वो भी, वाराणसी काफ़ी अधिक मात्रा में वाराणसी क्या करता है? उत्पादन करता है। लेकिन हाँ, यूपी में ही एक और शहर है कानपुर जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, जबकि सूरत जो गुजरात में है, लेकिन वो विशेषता उतना नहीं है, लेकिन सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है।
अहमदाबाद में सबसे अधिक मिल स्थापित होने के कारण से उसे पूरे भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। वहीं कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु में, वो तमिलनाडु में कोयम्बटूर है, यहाँ पर भी सूती वस्त्र का काफ़ी विख्यात विशेष रूप से क्या है उद्योग स्थापित हैं, संचालित होते हैं, जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये तीनों शहरों में क्या होता है, उत्पादन होता है, वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका तीनों सही जवाब होगा वाराणसी, सूरत और कोयम्बटूर। इसका सही जवाब क्या होगा, डी, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 22 में क्या है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी जिसको कहते हैं, वो सिलिकॉन वैली कहाँ है विश्व में अगर बात करेंगे, वो जगह सिलिकॉन घाटी कहाँ है, तो यूएसए में है। यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित क्या है, एक जगह है सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी। ठीक है, सिलिकॉन घाटी वहीं स्थित है, जो विशेष रूप से काफ़ी अधिक मात्रा में सॉफ्टवेयर केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है दुनिया में। उसी तरह से भारत में जो सॉफ्टवेयर केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है भारत में, वो है बेंगलुरु। इसीलिए बेंगलुरु को आपका सिलिकॉन वैली के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, बेंगलुरु इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि निर्यात का क्या अर्थ होता है। निर्यात मतलब होता है, व्यापार दो तरह से होते हैं, एक आयात और दूसरा निर्यात। आयात मतलब किसी दूसरे देश से सामान या वस्तु को अपने देश में मंगाना, आयात कहलाता है। और निर्यात क्या होता है, अपने देश से किसी वस्तु या सामान को दूसरे देशों में भेजना या बेचना क्या कहलाता है, निर्यात कहलाता है। माल को जो दूसरे देशों में भेजा जाता है या बेचा जाता है। तो ऑप्शन ए में क्या है, विदेशों में माल बेचना निर्यात कहलाता है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ये, विदेशों में माल बेचना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषण के प्रकार हैं। प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार हैं इसको जानना है। तो सब जानते हैं प्रदूषण, पोल्यूशन जो होता है, वायु प्रदूषण, ठीक है, एयर पोल्यूशन जिसको कहते हैं, जल प्रदूषण हाइड्रो पोल्यूशन कहते हैं, मृदा प्रदूषण सॉइल पोल्यूशन, यानी सब है, प्रदूषण के सब प्रकार हैं। ठीक है, इसमें और है प्रदूषण के प्रकार जिसको कहते हैं भूमि प्रदूषण, एक भी होता है। ठीक है, उसको भी नहीं है, एक होता है ध्वनि प्रदूषण, वो भी नहीं यहाँ दिया है, लेकिन प्रदूषण के वो भी प्रकार में आते हैं, वो भी ऑप्शन रहता तो आपको सही करना पड़ता। इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 25 नंबर, भारत में सबसे तेज परिवहन का साधन कौन सा है। सबसे तेज परिवहन के साधन कौन कौन से हैं। परिवहन के साधन मुख्यतः बता देना चाहते हैं तो परिवहन के मूल रूप से 3 साधन ही हैं। ठीक है, मार्ग के रूप में देखा जाए तो एक होता है वायु मार्ग, एक सड़क मार्ग, जल मार्ग। ठीक है, और उसको परिवहन के रूप में रखा गया तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। इसके अलावा पाइपलाइन भी आता है। ठीक है, लेकिन वो नहीं दिया गया है ऑप्शन में। तो यहाँ सबसे तेज रफ्तार से चलने वाला जो परिवहन के साधन है वो है वायु परिवहन। तो इसका आंसर होगा सी, वायु परिवहन। अब अगला प्रश्न है, ये प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। धन्यवाद दोस्तों, आप सबों से आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद करें, देखें। और मैं जहाँ तक प्रयास करता हूँ कि NCERT बेस्ड माध्यम से किसी भी प्रकार से कोशिश करता हूँ अधिक से कोई भी प्रकार से त्रुटियाँ ना रहे मेरे प्रश्नों में, मेरे शैक्षणिक कार्यों में, जिससे बच्चों को सही सही जानकारी मिल सके। मैं हर प्रकार संभव करता हूँ, कोशिश करता हूँ, प्रयास रहता हूँ कि किसी प्रकार से अशुद्धियाँ ना रहे मेरे वीडियो में, जिससे जानकारी बच्चों को सटीक मिल सके। जो भी जानकारी देता हूँ मैं ठोस देता हूँ। अब आगे सेक्शन का एक का ही भाग है, कुछ कुछ प्रश्न है, रुको और जाओ, नियति और निश्चयवाद का दिया है जिसको ग्रिफिथ टेलर होगा, मृत्यु दर को परिभाषित करें, ये लिखने वाला है
ठीक है। डेयरी कृषि में यानी दूध उत्पादन क्षेत्र के कृषि में क्या योगदान है, कृषि क्षेत्र उद्योग के एक उदाहरण देना है। उसके बाद कोयला के 4 प्रकार कौन कौन से हैं, ये सब तो सब आप लोगों को पता है, ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ, फिर भी आप लोगों को सब जानकारी है। ये सब कोशिश करेंगे, इसको लिखने वाला क्वेश्चन है ये सब। एंथ्रासाइड, लिग्नाइट, बिटुमिनस सब लिखना था। उसके बाद प्रशासनिक नगर से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, भारत के चाय उत्पादक राज्यों के नाम लिखना था। अगला प्रश्न था कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगभग 10th लेवल का क्वेश्चन को उठा करके 12th में पूछा गया है। और अगला सेकंड भाग जो है खंड बी में 6 प्रश्न का उत्तर देना था, जिसमें मृदा प्रदूषण क्या है। देखिए मृदा प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क कैसे भारतीय व्यापार को प्रभावित करती है, वर्णन करना था। उसके बाद कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट करना था। झारखंड में अबरक के उत्पादन में एवं वितरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। इसके अलावे जो है 39 नंबर में जल का पुनः चक्रण या पुनः उपयोग क्या है, जल का पुनः चक्रण के महत्व को बताना था। भारत में महिलाओं के प्रवास के क्या कारण हैं। अगला प्रश्न था पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक को लिखना था। फिर स्थानांतरणशील कृषि की विशेषता बताना था। और सी सेक्शन में जो था वो आपका क्वेश्चन है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें। उसके बाद है बायोमास ऊर्जा के स्रोत और उपयोग का विश्लेषण करना था। कपास उत्पादन के अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना था। अगला है विश्व व्यापार में पनामा नहर का भौगोलिक महत्व का मूल्यांकन करना है। ग्रामीण बस्तियां किन्हें कहते हैं, ग्रामीण बस्तियों का प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है आपको, और सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन यही है कि विश्व के मानचित्र जो दिया गया था उस विश्व के मानचित्र पर क्या करना था, आपको क्षेत्र को दर्शाना था। आपके 5 गो दिए गए हैं, बहुत अच्छा प्रश्न था। वर्ल्ड का मैप आप ले सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड मैप में सबसे पहले बता दक्षिण अमेरिका को दर्शाना था, जो अभी हम आपको एक मैप से छाप करके बताए थे, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका है। ये अगर वर्ल्ड मैप मिला होगा आपको तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा। ये क्षेत्र यहाँ पे आइएगा, नीचे की ओर बढ़ा करके ये साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, इसको दर्शाना था आपको दक्षिण अमेरिका को। अगला दर्शाना था इंडोनेशिया, जो भारत के जो क्षेत्र हैं वो भारत के जो मिलेंगे यहाँ पे, इस क्षेत्र के यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, इसके बगल में यहाँ पे छोटे छोटे हैं इंडोनेशिया वगैरह दिखाई देंगे आपको, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, जापान बस उसी के जस्ट ऊपर में चीन के और रूस के जस्ट दाहिनी तरफ में जो है द्वीपीय देश वो जापान है। सऊदी अरब जो पश्चिमी क्षेत्र में भाग में स्थित है, सऊदी अरब जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया का देश आता है सऊदी अरब, और नेपाल भारत के जस्ट ऊपर में मिलेगा आपको। इस प्रकार से ये आपका समाप्त हुआ। अब मैं आप सबों से बार बार आग्रह करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मेरा मनोबल और बढ़ता रहे। और आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार से छोटा से बड़ा और लंबे वीडियो भी और छोटे शॉर्ट वीडियो भी प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अगले बार से कोशिश करूँगा कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से छोटे छोटे ट्रिक को मैं आप लोगों के बीच लाऊंगा, जो कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण होगा। सभी बच्चों से आग्रह होगा, सभी विद्यार्थियों से आग्रह होगा, सभी दर्शकों से आग्रह होगा कि मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब कर सके और अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके, देख सके, मेरे माध्यम से लोग जान सकें। मेरा प्रयास रहता है कि किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि ना हो और मेरा सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद, जोहार, शुभ रात्रि।